मिडिल ईस्ट में जारी जंग के 34वें दिन अमेरिका और इजरायल ने ईरान के इस्फहान पर किया बड़ा हमला। यह हमला ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की स्पेशल फोर्स यूनिट के मुख्यालय पर किया गया है। हमला इतना भीषण था कि आईआरजीसी की पूरी इमारत आग का गोला बन गई और देखते देखते महज कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत ही तबाह हो गई। हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार भी फैल गया। ईरान ने अमेरिकी कंपनियों पर हमले की शुरुआत कर दी है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी कंपनी अमेजन के डेटा सेंटर को निशाना बनाया है। बहरीन गृह मंत्रालय के मुताबिक ईरान के हमले में अमेजन का क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशन तबाह हो गया है। हालांकि बहरीन की सिविल डिफेंस टीम ने कंपनी के सुविधा केंद्र पर लगी आग को बुझा दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मंगलवार को चेतावनी दी थी कि अगर टारगेटेड हमले में किसी ईरानी नेताओं को मारा गया तो 1 अप्रैल से खाड़ी देश में मौजूद अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। इराक के इरबिल में ब्रिटिश ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी कैस्ट्रॉल के गोदाम पर जबरदस्त ड्रोन अटैक किया गया है। एक के बाद एक 3 ड्रोन अटैक से कैस्ट्रॉल कंपनी के गोदाम में जोरदार धमाके के साथ भीषण आग लग गई और आसमान में काला धुआं छा गया। यह प्लांट स्थानीय सदार ग्रुप के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। इराकी अधिकारियों के मुताबिक ये हमले ईरानी शाहेद ड्रोन से किए गए थे। तभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरगाची ने अमेरिका के साथ सीजफायर की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया है। आरगाची ने राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर के दावे के जवाब में कहा है कि कोई भी ईरानियों के साथ धमकी या डेडलाइन की भाषा में बात नहीं कर सकता। अब्बास आरगाची ने अमेरिका पर भरोसे से इनकार करते हुए कहा है कि भरोसा कायम करने के लिए बड़े कदम उठाए जाने चाहिए ताकि बातचीत को विश्वसनीय बनाने के हालात तैयार किए जा सकें। अमेरिका की जमीनी एक्शन की आशंका पर आरगाची ने कहा कि हम किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिकी नागरिकों को एक बार पत्र लिखकर पूछा है कि क्या यह जंग उनके हित में है। उन्होंने पूछा है कि अमेरिका की सरकार वास्तव में उनके सर्वोत्तम हित में काम कर रही है। पेजेश्कियन ने लिखा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई शक्ति का संकेत नहीं बल्कि भ्रम और स्थायी समाधान तक पहुंचने में उनकी असमर्थता का संकेत है। पेजेश्कियन ने अमेरिका को इजरायल का प्रॉक्सी बताते हुए लिखा है कि यह जंग अमेरिका की ग्लोबल स्थिति को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उनसे सीजफायर की अपील की है, लेकिन उन्होंने ईरान से कहा है कि पहले उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना होगा, तभी सीजफायर की अपील पर अमेरिका विचार करेगा। तब तक बमबारी जारी रहेगी। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका का मिलिट्री मिशन करीब करीब पूरा हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नाटो पर अपनी भड़ास निकाली है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में नाटो को कागजी शेर बताया है। ट्रंप ने कहा है कि नाटो की हैसियत पुतिन को भी पता है। ट्रंप ने नाटो से अमेरिका के एग्जिट प्लान का भी जिक्र किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका नाटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दरअसल ईरान के साथ जंग में सहयोग न करने पर ट्रंप नाटो देशों से नाराज है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई, जिसमें जंग के हालात के साथ एलपीजी पीएनजी गैस की सप्लाई की समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री ने ईरान की जंग की वजह से आम नागरिकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं और किसानों को फर्टिलाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनता तक सही जानकारी पहुंचना चाहिए। अब संसद के जारी बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसे कुछ दिनों के अंतराल के साथ 2-3 दिन और बढ़ाने पर विचार कर रही है। संसद का मौजूदा बजट सत्र आज खत्म हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी आज सदनों को स्थगित करेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों पीठासीन अधिकारी आज घोषणा करेंगे कि एक खास तारीख पर फिर से मिलेंगे, जिसमें लोकसभा सीटों के परिसीमन पर चर्चा होगी। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में संभावित रूप से 2 से 3 दिन की यह बैठक बुलाई जा सकती है। महाराष्ट्र में बारामती उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। एनसीपी अजित पवार गुट की अध्यक्ष सुनेत्रा पवार बुधवार देर शाम दिल्ली पहुंची। बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार आज बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलेंगी। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि चुनाव निर्विरोध करने को लेकर सुनेत्रा पवार कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मिलेंगी। एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से यह मांग की जा रही है कि चुनाव निर्विरोध कराया जाए ताकि दिवंगत अजित पवार को श्रद्धांजलि दी जा सके। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा चरम पर है। बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी आज भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। शुभेंदु के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। नामांकन के दौरान बीजेपी की ओर से शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी है। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला भवानीपुर में हो रहा है।
ये ममता बनर्जी का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से होगा। बीजेपी की रणनीति ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में घेरने की है। ममता बनर्जी 8 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। बंगाल में कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के साथ ही बवाल जारी है। कोलकाता के कांग्रेस दफ्तर में कैंडिडेट के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इस दौरान भारी हंगामा भी देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे में गड़बड़ी के आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं में इस बात से नाराजगी है कि पार्टी ने बगैर उनसे सलाह मशवरा किए कैंडिडेट उतार दिए हैं। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए कांग्रेस दफ्तर में भारी फोर्स भी तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में वोटर लिस्ट से नाम कटने पर हंगामा हो गया। लोगों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट का घेराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को धरने से हटा नहीं पाई। स्थानीय लोगों ने विरोध में नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को रोक दिया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की टीम जानकारी के बाद भी मौके से न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिहा नहीं करा सके। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी कैश रिकवरी हुई है। सन ग्रुप के मालिक जॉय कामदार के घर से 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बंगाल में सोना पप्पू केस में ईडी की जगह छापेमारी चल रही है। करीब 10 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। बंगाल में चुनाव से पहले कैश का भी खेल चल रहा है। चुनाव आयोग की सख्ती के वजह से लगातार कैश बरामद हो रहे हैं। आसनसोल में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 15,81,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। रुपये से जुड़े संतोषजनक जानकारी न मिलने पर आयकर विभाग को इसकी खबर दी गई। वहीं गाड़ी में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। चंडीगढ़ में बीजेपी ऑफिस के बाहर बम से हमला हुआ है। हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि शख्स बम से पिन निकालकर ऑफिस की तरफ फेंक रहा है। बम धमाके से पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और दीवार को नुकसान पहुंचाए। फिलहाल एनआईए और एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स मामले की जांच कर रही है। पुलिस को बाइक सवार 2 संदिग्धों की तलाश है। यूपी के बिजनौर में बीजेपी सांसद कुंवर भारतेंद्र पर जानलेवा हमला किया गया है। प्रशासन की टीम एक फैक्ट्री की जांच करने पहुंचा था। इसी दौरान सांसद वहां पहुंच गए, जिसके बाद फैक्ट्री संचालक और उनके समर्थकों के बीच झड़प होने लगी। पुलिस की टीम ने हमलावर को सांसद की गाड़ी के पास से हटाया। फैक्ट्री संचालक पर सील फैक्ट्री को चुपचाप तरीके से चलाने का आरोप लगा है, जिसकी जांच और तफ्तीश के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। यूपी के कुशीनगर में एक मेले में बड़ा हादसा हुआ। खड़ा मेले में चलता हुआ झूला अचानक गिर गया। झूले के गिरने से दर्जन लोग अंदर दब गए। पुलिस प्रशासन की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की टीम हादसे की जांच कर रही है। पुलिस ऑपरेटर से भी हादसे को लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी के लखनऊ में हाईवे के किनारे कई दुकानें जलकर राख हो गईं। बख्शी तालाब इलाके में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर तुरंत चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से दुकानों में रखे सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस की टीम आगजनी की घटना की जांच कर रही है। यूपी के कासगंज में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में आरोपी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के रोकने पर आरोपी ने फायरिंग कर दी। काउंटर फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद किया गया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से आरपीएफ ने 14 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। सभी लोग ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। पकड़े गए लोगों में 4 महिलाएं और 4 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। आरपीएफ ने सभी को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस टीम को इनके पास आधार कार्ड मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। ये नकली है या वैध तरीके से हासिल किया गया है। आज हनुमान जयंती है। इस अवसर पर अयोध्या में बड़ा आयोजन किया गया है। राम मंदिर के परकोटा में बने हनुमान मंदिर पर आज ध्वजारोहण होगा। इस कार्यक्रम में कई नेताओं समेत बजरंग दल पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। बजरंग दल के पुराने सभी कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। करीब 200 साधु संत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम दिन में 11 बजे शुरू होगा, जो लगभग 2 घंटे तक चलेगा। हनुमान जयंती को लेकर राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है। हाल ही में लश्कर के एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चांदनी चौक, जहांगीरपुरी और कनॉट प्लेस जैसे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी है। जहांगीरपुरी में विशेष निगरानी के लिए ड्रोन और 100 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। शोभा यात्रा के लिए 500 लोगों की सीमा तय की गई है। हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह पाबंदी है। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के साथ दिल्ली पुलिस शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है।
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। आज सुबह करीब 4 बजे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्रमा के लिए आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च हुआ है। ये 54 साल बाद चंद्रमा की ओर ले जाने वाला पहला मिशन है। इस मिशन में 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई एस्ट्रोनॉट ओरियन कैप्सूल में बैठकर चांद के चारों ओर घूमेंगे और वापस धरती पर लौट आएंगे। 10 दिन के इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट पूरा एक दिन चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएंगे और भविष्य में चांद पर मानव मिशन के लिए प्रयोग भी करेंगे। ग्रीस के क्रीट द्वीप का आसमान बुधवार को अचानक लाल हो गया। पूरा द्वीप मंगल ग्रह की तरह लाल और भयानक दिखने लगा। दरअसल ये मंजर उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से आई धूल भरी आंधी का नतीजा है। रेथिमनो शहर और जॉर्जियोपोली गांव में भी ली गई तस्वीर में साफ है कि वातावरण में रेत के कण छा जाने की वजह से सूरज की किरणों का आना रुक गया और पूरा आसमान लाल रंग में रंगता हुआ नजर आने लगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का छठा मैच आज खेला जाएगा। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों ही टीमें अपना पहला मैच गंवा चुकी हैं। ऐसे में दोनों ही टीमों का लक्ष्य जीत का खाता खोलना होगा। आईपीएल में हैदराबाद और कोलकाता की 30 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें 20 बार केकेआर को जीत मिली है और 10 बार हैदराबाद जीता है। आईपीएल के 5वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम 141 रन पर आउट हो गई। लखनऊ की 142 रन का टारगेट दिल्ली ने 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। दिल्ली से समीर रिजवी ने 70 और ट्रिस्टन स्टब्स ने 39 रन बनाए। लुंगी एनगेडी और टी नटराजन ने दिल्ली के लिए शानदार गेंदबाजी की। टी नटराजन और लुंगी एनगेडी ने 3-3 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए सभी 48 टीमों के नाम तय हो गए हैं। पिछले 2.5 साल से क्वालिफाइंग प्रक्रिया चल रही थी। इराक की फुटबॉल टीम क्वालिफाई करने वाली 48वीं टीम बनी है। मैक्सिको के मॉन्टेरी में खेले गए इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में इराक ने बोलीविया को 2-1 से हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। फुटबॉल का ये मेगा इवेंट 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा।